तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कक्षा 8th मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारे पास परिमेय संख्याएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रो के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो और कहां तक जाए, अनंत तक, वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर आपसे कोई पूछे तो 1 क्या है, तो 1 क्या हमारे पास एक प्राकृत संख्या है। उसके बाद प्राकृत संख्या से मिलकर बनती है पूर्ण संख्या। बस इसमें क्या जुड़ जाता है, वो है 0। तो यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 0 क्या हमारे पास एक पूर्ण संख्या, और यहां से प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? हमारे पास 1 से शुरू होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका अगर हम साइन बदल दे तो जो दोनों संख्याएं मिल जाएंगी वो क्या आएगा हमारे पास? पूर्णांक। तो ये कहां से आता है हमारे पास? माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक, यानी कि -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पूर्णांक। अब हमें पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम परिमेय संख्याएं लिखते हैं तो उसमें हमें क्या है? पूर्णांक की जरूरत पड़ती है। कैसे? तो देखो समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके, यानी कि p/q, और जहां पे q क्या ना हो, 0 ना हो, और p और q क्या हो, इंटीजर। लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। इंटीजर को क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो ये क्या होंगे हमारे पास? p और q पूर्णांक होंगे और q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्याओं का, यानी कि उदाहरण। तो देखो जैसे हमारे पास उदाहरण क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 के डिवाइड में क्या होता है? 1। तो ये भी क्या है हमारे पास? एक परिमेय संख्या। इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं? जैसे 2/3, 4/5, 5/6, 6/7। तो इस तरह से हम क्या है? अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे ये जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या है? वो भी परिमेय संख्याएं हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। वो संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके, और जहां पे q क्या ना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होगा हमारे पास? पूर्णांक होगा। अब बात करते हैं इनके गुणधर्म की, कि परिमेय संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं। परिमेय संख्याओं में गुणधर्म आते हैं हमारे पास। सबसे पहला गुणधर्म है संवृत। तो संवृत क्या होता है? उसको एग्जांपल यानी कि उदाहरण से समझते हैं। देखो पूर्ण संख्याओं के लिए मेरे पास योग आता है क्या? कि मान लीजिए हमने एक पूर्ण संख्या ली 5, उसमें हमने 7 जोड़ा, तो क्या है हमारे पास? 12। तो जो इन दोनों का योग है वो भी क्या है हमारे पास? एक पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्याओं का योग क्या आया? पूर्ण संख्या। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के लिए क्या है? संवृत है। यानी कि अगर हम कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो हमें क्या देगी? एक पूर्ण संख्या। यही क्या हमें बता रहा है? संवृत यही हमें बताता है। उसके बाद व्यकलन के लिए भी हम देख सकते हैं। व्यकलन क्या होता है हमारे पास? यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर। तो अंतर देखेंगे तो 5 - 7 यानी कि -2, ये क्या हमारे पास? पूर्ण संख्या नहीं आई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यकलन के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत नहीं है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि संवृत क्या होता है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर योग की बात करें, अगर वो वही संख्या जाए जो हमने संख्याएं ली है, यानी कि ये क्या ली हमने? पूर्ण संख्या, तो इन दोनों का जोड़ भी क्या आ गया? यानी कि योग भी क्या आ गया हमारे पास? पूर्ण संख्या। तो हम कहेंगे कि योग के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है? संवृत है। इसी तरह से व्यकलन के लिए देख लिया। उसके बाद गुणा के लिए देख लेते हैं। तो देखो गुणा के लिए क्या होगा? 5 × 7 35। तो ये क्या हमारे पास? पूर्ण संख्या। तो गुणा के लिए जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? वो
संवृत है। इसी तरह से भाग के लिए देखते हैं। तो देखो भाग के लिए क्या होगा, 5/7, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, पूर्ण संख्या। तो भाग के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो संवृत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम किसके लिए देख सकते हैं, यही सेम देख सकते हैं हम पूर्णांक के लिए। तो पूर्णांक के लिए भी आप सेम चेक कर सकते हो। उसके बाद परिमेय संख्याओं के लिए भी क्या होगा, ये सेम होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सेम क्या होगा, परिमेय संख्याओं के लिए भी। यानी कि आप एग्जाम्पल रख के देख सकते हो कि ये क्या है, संवृत है या नहीं है। तो ये था हमारे पास संवृत। अब हमारे पास आता है क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता क्या होता है उसको अब हम समझते हैं। मान लीजिए हमने दो संख्याएं ली, या फिर इसको हम अगर साधारण तरीके से बात करें तो ये क्या होता है, a स्टार b अगर हमारे पास इक्वल हो b स्टार a के, तो वो संख्याएं क्या होंगी, क्रम विनिमेय होंगी। कैसे, देखो यहाँ पे स्टार की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, प्लस माइनस भाग गुना। तो अगर बात करें योग की तो पूर्ण संख्याओं के लिए लेंगे 5 + 7 क्या इक्वल है 7 + 5 के, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये बराबर है। तो यानी कि योग के लिए पूर्ण संख्याएं क्या है, क्रम विनिमेय है। तो योग के लिए ये क्या है, क्रम विनिमेय है। उसके बाद आता है व्यकलन, यानी कि 5 - 7 क्या बराबर है 7 - 5 के, तो आप कहोगे नहीं। तो यानी कि ये क्रम विनिमेय नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गुना की। तो गुना के लिए क्या होगा, 5 × 7 क्या बराबर है 7 × 5 के, तो आप कहोगे हाँ। तो ये क्या है, क्रम विनिमेय है। तो ये क्या है, क्रम विनिमेय है। उसके बाद इसी तरह से अगर हम बात करें भाग की, तो 5/7 क्या बराबर है 7/5 के, तो आंसर है नहीं। तो ये क्रम विनिमेय नहीं है। तो यानी कि क्रम विनिमेय में आपको क्या याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि a स्टार b अगर इक्वल है b स्टार a के, तो वो क्या है, क्रम विनिमेय होगी। अब यहां से आपको कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में योग के लिए बताइए कि क्या पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमेय है या नहीं है। तो वो आप कैसे चेक करोगे, आप कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेंगे, उन दोनों का जोड़ अगर ये a है ये b है, तो a + b अगर इक्वल है b + a के, तो वो क्या है, योग के लिए क्रम विनिमेय है। इसी तरह से आप पूर्णांक के लिए भी चेक कर सकते हो और परिमेय संख्याओं के लिए भी चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास साहचर्यता या फिर सहचार्यता भी कहते हैं इसको। तो साहचर्यता क्या होगा, देखो a स्टार b स्टार c अगर इक्वल है a स्टार b स्टार c के, यानी कि पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे फिर बाद में c को सोल्व करेंगे, या फिर पहले लास्ट के दो को सोल्व करेंगे और फिर a को सोल्व करेंगे। अगर ये बराबर हो तो क्या होगा, ये हमारे पास साहचर्यता। अब इसको भी किससे समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, योग के लिए देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में योग के लिए देखते हैं। तो देखो 5 + 7 + 6 यहां पे एक ब्रैकेट लगेगा, क्या ये इक्वल है 5 + 7 + 6 के, तो आप कहोगे जी हाँ ये बराबर है। तो यानी कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्या है, साहचर्य। तो पहले के लिए क्या होगा, साहचर्य सही होगा। फिर विकलन के लिए यानी कि 5 माइनस, जहां पे प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा माइनस, 5 - 7 - 6 क्या बराबर है 5 - 7 - 6 के। तो देखो अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5 में 7 गया -2 और -6 -8, और यहां से अगर 7 में 6 गया 1 यानी कि -1 और माइनस माइनस प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 7 में 6 गया प्लस का 1 और ये माइनस है तो 5 में से 1 गया 4, ये 4 आएगा हमारे पास, ये -8। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो आंसर है नो। तो पूर्ण संख्याएं व्यकलन के लिए साहचर्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा
क्रॉस, यानी कि व्यकलन के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य नहीं है। उसी तरह से गुणा के लिए देखते हैं। तो गुणा के लिए देखो 5 गुना 7 गुना 6 क्या बराबर है 5 गुना 7 गुना 6। तो आप ऑब्वियस देख सकते हो ये क्या है बराबर। तो गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं क्या है साहचर्य है। अब इसी तरह से भाग के लिए देखते हैं। तो 5 डिवाइड बाय यानी कि भाग 7 भाग 6 क्या बराबर है 5 भाग 7 भाग 6। अब आप सोल्व कर सकते हो इसको। देखो पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 5 बाय 7 और इसके बटे भाग में क्या आएगा 6 और इसके भाग में 1, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 5 बटे 42 यह आ गया। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 7 बटे 6 आएगा और 5 बटे 7 बटे 6 ये कितना आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे 5 के बटे कुछ नहीं है तो यानी कि क्या आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 30 बटे 7। ये आया हमारे पास 5 बटे 42 और ये आया 30 बटे 7। क्या ये दोनों संख्याएं बराबर है? तो आप कहोगे नहीं। कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं है। इसी तरह से आप सेम कर सकते हो किसके लिए पूर्णांक के लिए। आप चेक कर सकते हो कि क्या योग साहचर्य है, व्यकलन साहचर्य है, गुणा साहचर्य है और भाग साहचर्य है या नहीं है। और उसी तरह से परिमेय संख्याओं के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है कि A स्टार B ब्रैकेट फिर स्टार C क्या होगा A स्टार B स्टार C। अगर ये बात है तो ये क्या है साहचर्य है, अन्यथा नहीं। और क्रम विनिमय के लिए A स्टार B क्या होना चाहिए B स्टार A। के बाद हमारे पास एक दो प्रॉपर्टी और बच गई जिसको हम डिस्कस करते हैं। देखो अब हमारे पास आता है योजक तत्समक। क्या आता है योज्य तत्समक। तो देखो योज्य तत्समक क्या होगा किसी भी संख्या में हम क्या जोड़े कि वही संख्या जाए। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या A है उसमें हम क्या ऐड करें यानी कि क्या जोड़े कि हमारे पास A आ जाए। तो आप सभी का उत्तर क्या होगा कि हम क्या ऐड कर सकते हैं क्या जोड़ सकते हैं 0। तो हाँ योज्य तत्सम किसी भी संख्या के लिए क्या होगा 0। इस तरह से गुणांक तत्समक यानी कि हम किससे गुना करें कि वही संख्या आ जाए। अब ये भी आसान सा प्रश्न है कि A की गुना हमने की किसी संख्या से और हमारे पास A ही आ गया तो हम किससे गुना कर सकते हैं उसकी। आप सभी कहोगे क्या 1 से। तो यानी कि हम A की गुना 1 से कर सकते हैं तो वो क्या आएगा A आएगा। तो यहाँ पे 1 जो है यानी कि 1 हमारे लिए क्या है गुणांक तत्समक। अब आता है हमारे पास व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है कोई भी संख्या हमारे पास यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है A बाय B उसकी गुना हम किससे करें कि हमारे पास 1 आ जाए यानी कि 1 आ जाए। तो आप सभी का उत्तर क्या होगा कि आप उसकी गुना कर सकते हैं B बाय A से। तभी तो A से A कट जाएगा B से B कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि A बाय B के लिए हमारे पास व्युत्क्रम क्या है B बाय A। इसका उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें उदाहरण दिया है हमें व्युत्क्रम बताना है किसका -5 बटे 7 का। तो हमें इसका व्युत्क्रम बताना है तो क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे यानी कि 7 बटे -5। अब आप माइनस को चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं -7 बटे 5 भी लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा हमारे पास -5 बटे 7 का -7 बटे 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास व्युत्क्रम। योज्य प्रतिलोम। तो देखो योज्य प्रतिलोम क्या होगा कोई भी संख्या हमारे पास मान लीजिए A बाय B इसमें हम क्या जोड़े कि क्या आ जाए 0। तो आप सभी का उत्तर क्या होगा इसका नेगेटिव यानी कि इसके आगे क्या लगा देंगे माइनस। तो हम क्या जोड़ेंगे -A बाय B। तो A बाय B का योज्य प्रतिलोम क्या हमारे पास -A बाय B। तो ये क्या हमारे पास योज्य प्रतिलोम। अब शुरू करते हैं इसके उदाहरण से। तो हमारे पास सबसे पहला उदाहरण है इसका
बाय यानी कि 3/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/22 प्लस 5/22, यहाँ पे सॉरी 21 है। तो देखो इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? या तो हम क्या करें, नीचे वाली सभी संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात कर ले और फिर सोल्व करें, या फिर इससे आसान क्या होगा हमारे पास, अगर हम सेकंड और फोर्थ को सोल्व करें तो देखो इन दोनों का लघुत्तम समाप्रत्यय क्या आएगा हमारे पास 22, 11 दूनी 22, 2 पे 6 दूनी 12 यानी कि -12 प्लस 5। इसी तरह से 7 और 21 का क्या आएगा हमारे पास लघुत्तम समाप्रत्यय 21, 7 तिया 21, 3 तिया 9 -8। अब देखो -12 प्लस 5 -7 बटे 22 और यहां से प्लस 9 में से 8 गया 1/21। अब आप क्या कर सकते हो, 22 और 21 का क्या है लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात कर सकते हो। और अगर हम यहां से सीधे लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करते तो ये प्रश्न क्या हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो यहां से हम क्या है इस तरह से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसका लघुत्तम समाप्रत्यय क्या आएगा हमारे पास 462 यानी कि 462। 22 से सोल्व करेंगे तो 21 सत्य क्या आएगा हमारे पास -147 और 22 से कम 22। तो इसको सोल्व करेंगे, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1 -125 बटे 462 क्या आ गया हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर -125 बटे 462। तो हमने क्या है पहले दो समान दिखने वाली संख्याओं को सोल्व किया, यानी कि इसका सेकंड का और फोर्थ का जो हमारे पास लघुत्तम समाप्रत्यय आ रहा था वो क्या था सेम था, तो इसको सोल्व किया। और फर्स्ट और थर्ड को सोल्व किया और उसके बाद क्या हमने दोनों का लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात किया। 462 आया, सोल्व किया तो क्या आया -125 बटे 462। उसके बाद उदाहरण नंबर सेकंड में -4/5 गुना 3/7 गुना 15/16 और गुना -14/9। इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं यानी कि हल कर सकते हैं। तो देखो 7 से इसको कट कर सकते हैं, 1 7 दूनी 14, 4 से 16 को 4 चौके 16, यहां पे एक माइनस है एक माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगा प्लस। 3 से 9 3 तिया 9, 5 से 15 5 तिये 15, 3 से 3 और 2 से 4 किस पे जाएगा 2 पे। तो यानी कि इसका हमारे पास हल क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट उदाहरण थर्ड आता है हमारे पास, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम मैंने आपको बताया था, तो देखते हैं उदाहरण थर्ड। -7/19, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि इसमें हम क्या योग करें या क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो इसके लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा इसका उल्टा, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका उल्टा क्या होगा प्लस साइन, यानी कि 7/19। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ गया हमारे पास 7/19। अब इसका दूसरा भाग दिया हमें 21/112, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा हमारे पास -21/112। आसान था योज्य प्रतिलोम को तो निकालना में। नेक्स्ट आता हमारे पास उदाहरण फोर्थ। तो उदाहरण 4 क्या गिवन है हमें, सत्यापित कीजिए कि निम्न में के लिए -(-x) इक्वल है x के, यानी कि -(-x) क्या है x के इक्वल है। ये हमें क्या है सत्यापित करना है यानी कि प्रूव करना है। तो इसका पहला भाग गिवन है हमें x इक्वल है 13/17 के। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें यानी कि गुना करें माइनस से, तो -x आ जाएगा हमारे पास जो क्या होगा -13/17। और उसके बाहर अगर हम माइनस की गुना करें
तो यहाँ से भी क्या होगी, माइनस की गुना, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया हमारे पास, 13/17, और x भी क्या है, 13/17। तो इस तरह से क्या होगा, प्रूव। इसका दूसरा भाग गिवन है हमें, x हमारे पास -21/31। तो हमें क्या है, माइनस एक्स चाहिए, तो यानी कि यहाँ से माइनस एक्स क्या होगा हमारे पास, इसकी गुना माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 21/31। उसके बाद हमें क्या है, बाहर माइनस लगाना है, तो यहाँ से माइनस की गुना करेंगे, -21/31, और ये क्या हमारे पास, ये x ही तो है, x क्या, -21/31, और यहाँ से ये माइनस और माइनस एक्स भी क्या आया, -21/31। तो इस तरह से हमने क्या इनको सत्यापित किया। आखिरी आता है हमारे पास उदाहरण 5वां। ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या है, ज्ञात करना है 2/5 गुना -3/7 -1/14 या फिर 1/14 -3/7 गुना 3/5। तो ये क्या, हमें इसको सोल्व करना है, फिर ज्ञात करना है कि इसका हल क्या आएगा हमारे पास। हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, क्रम विनिमय का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कि इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो देखो 2/5 गुना -3/7 -3/7 गुना 3/5 -1/14। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं बदला, बस इसको कहाँ पे ले आए, इसकी जगह पे ले आए, और यहाँ भी माइनस साइन था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से देखो 3/7 क्या दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, साहचर्या का प्रयोग कर सकते हैं। तो 3/7 कॉमन, तो क्या है हमारे पास, -2/5 और -3/5, ये आ गया हमारे पास। अब लघुत्तम समाप्रत्यय क्या आएगा, 5, -2 और -3, यानी कि ये क्या है हमारे पास, -5। 5 से 5 कैंसल, यानी कि -1 बच गया, और बाहर क्या है, 3/7, और यहाँ पे क्या है, -1/14। तो ये क्या आ गया हमारे पास, -3/7 -1/14, यानी कि 1/14। इसका लघुत्तम समाप्रत्यय क्या होगा हमारे पास, 14। 7 दूनी 14, यानी कि 2 पे, और 3 दूनी 6, यानी कि -6, और 14 पे 1 पे जाएगा 1, तो -7/14 विच इज इक्वल टू -1/2। तो इसका हल क्या आ गया हमारे पास, -1/2। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो।